चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो हम लोग का राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात संविधान के भाग 4 डीपीएसपी का पार्ट 3 होगा। इसमें हम लोग मूल अधिकार और डीपीएसपी के बीच जो टकराव की स्थिति आएगी उस कंडीशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसमें किसको प्रायोरिटी दी जाती है, किसको नहीं दी जाती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मूल अधिकारों और निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी में टकराव, उस कंडीशन में कैसे प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, कौन पहले माना जाएगा या फिर टकराव की स्थिति में किसे लागू किया जाता है, उसके संबंध में कुछ डिफरेंस देखते हैं। देखिए, मूल अधिकार है, इधर डीपीएसपी है। देखते हैं आपके। देखिए, मूल अधिकार नकारात्मक होते हैं अर्थात राज्य को कुछ मामलों पर प्रतिबंध लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं राज्य कोई विधान कानून बनाती है जिससे मूल अधिकार का हनन होता है। ठीक है, अब क्या है, मूल अधिकार को लागू करना कोर्ट के लिए बाध्य है। ठीक है, ये संविधान में प्रावधान है। तो इस संबंध में क्या करेगा कोर्ट, अगर कोई विधि जो राज्य द्वारा बनाया गया है वो मूल अधिकार का हनन करता है तो उस संबंध में वो उसकी न्यायिक समीक्षा करेगा न्यायपालिका, और अगर वो रियल पाया जाता है कि मूल अधिकार का हनन किया है तो उसे कोर्ट कैंसिल कर देगा, उस विधि को शून्य माना जाएगा। ठीक है, इस संबंध में क्या है कि मूल अधिकार राज्यों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, उन्हें रोकते हैं विधि निर्माण में। ठीक है, या मन मुताबिक विधि निर्माण करने में रोकते हैं। जबकि डीपीएसपी क्या है, इसके उलट है, ये सकारात्मक है। ये राज्यों को निर्देश देते हैं। यहाँ राज्य का अर्थ है कि जो आर्टिकल 12 में डिफिनीशन है उसके अकॉर्डिंग, राज्य मतलब स्टेट नहीं। ठीक है, तो ये राज्य को निर्देश देते हैं। ठीक है, इनका डिफिनेशन है कि ये निर्देश देते हैं कि किस तरह से अगर कोई विधि या कानून बनाई जा रही है तो उसमें किन किन पॉइंटों को ध्यान दिया जाए, यानी उनको इंक्लूड करके ही आपको अवहेलना नहीं कर सकते उन पॉइंट का, उस हिसाब से कानून बनाया जाए। ठीक है, यानी ये सपोर्ट करते हैं आपको राज्य को विधि के बनाने में या फिर कानून बनाने में। ठीक, दूसरा पॉइंट आता है ये न्यायोचित है। मूल अधिकार न्यायोचित है। न्यायोचित का अर्थ यही हो गया कि मूल अधिकार के हनन होने पर कोर्ट अपने आप उसे लागू करने को बाध्य है। ठीक है ना, ये संवैधानिक प्रावधान है। जबकि डीपीएसपी को बनाया गया है गैर न्यायोचित, यानी अगर डीपीएसपी के प्रावधानों का हनन हो रहा है, ठीक है, तो कोर्ट उसे लागू करवाए, ये कंपलसरी नहीं है, ये कोर्ट के ऊपर बाध्य नहीं है। किसी कंडीशन में ऐसा होता है कि उसका हनन को भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन मूल अधिकार के संबंध में ऐसा नहीं है। इन दोनों के बीच में ये पूरे अपोजिट डिफरेंस है। तीसरा आता है इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना, यानी ये आपको नागरिकों को लोकतांत्रिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान करने के लिए किए गए हैं। जबकि डीपीएसपी का है, इनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जिसमें व्यक्ति को समान रूप से राज्य माने। ठीक है, समाजवादी राज्य की स्थापना करना है, जो हम लोग पार्ट 1 में देखे थे कि इसका डेफिनेशन है क्या। अब देखते हैं, इसके बाद आता है मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है और इन्हें राज्यों को लागू करना आवश्यक है। यानी संविधान में ये बताया गया है कि मूल अधिकारों को लागू करना कंपलसरी है। ठीक है, इन्हें कानून की मान्यता प्राप्त है। जबकि जो डीपीएसपी है ये नैतिक है और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है, यानी इन्हें लागू करने को बाध्यता नहीं है। हो सकता है कि जब देखिए, अगर मौलिक कोई विधान बनाया जा रहा है जो मौलिक अधिकार के संबंध में है तो उसमें मौलिक अधिकार के प्रावधानों को मानना राज्य को बाध्य करता है। जबकि अगर कोई राज्य विधान या कानून बना रहा है तो उसमें हो सकता है कि जो डीपीएसपी के प्रावधान है उसको इंक्लूड ना करे, उसको इग्नोर करके भी कानून बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे मौलिक अधिकार बाध्य है राज्यों पर और डीपीएसपी के जो विधान है वो राज्यों पर बाध्य नहीं है। उसके बाद आता है मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। ठीक है, अतः ये वैयक्तिक है, यानी मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत कल्याण को बढ़ाते हैं या फिर उनके लिए प्रोटेक्शन देते हैं। एग्जाम्पल के लिए राइट टू एजुकेशन होगा किसी व्यक्ति का, ठीक है ना, या फिर हो गया लोक नियोजन में अवसर की समानता, भेदभाव का अधिकार किसी व्यक्ति के सापेक्ष। ठीक है, लेकिन डीपीएसपी का है ये सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहन करते हैं, यानी इसमें राज्य है वो नागरिकों को या फिर समाज को एक समान रूप से मानता है। पूरे समाज के विकास के बारे में इसमें किस तरह से व्यवस्था दी गई है उसको दर्शाता है। अतः इस तरह से ये सामाजिक प्रावधान करते हैं और ये व्यक्तिगत अधिकारों की बात करते हैं, मूल अधिकार। अब देखते हैं इसके बाद क्या प्रावधान आता है।
देखिए, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए अलग से विधि बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वतः लागू, यानी मूल अधिकार अपने आप लागू है, ये लागू रहते हैं, ठीक है ना। इनका बस हनन हो सकता है जिस संबंध में न्यायालय उसे फिर से लागू करवाता है। जबकि डीपीएसपी के जो विधान है आर्टिकल 36 से 51 में, ये स्वतः लागू नहीं है। इनको लागू करने के लिए विधान या कानून की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के लिए देखिए आर्टिकल 39A। 39A में क्या कहा गया है कि गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य होगा। अब देखिए आर्टिकल 39A के प्रावधान को लागू करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट 1987 लाया गया और उस एक्ट के तहत 1995 में नालसा की स्थापना की गई। ये नालसा ही ऐसा आपका अथॉरिटी है जो गरीबों को कानूनी सहायता और लोक अदालतों का आपका आयोजन करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 39A के क्रियान्वयन के लिए ही राज्य को विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट 1987 बनाया गया, यानी इसको लागू करने के लिए आर्टिकल 39A के तहत राज्य को कानून बनाना पड़ा। जबकि मौलिक अधिकार के संबंध में ऐसा कोई नहीं है, ये अपने आप लागू है, ठीक है ना। उसके बाद आता है किसी विधि द्वारा मूल अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय उस विधि की न्यायिक समीक्षा करने को बाध्य है, ठीक है। न्यायालय अपने आप में बाध्य है मूल अधिकार के संबंध में कि वह विधि गैर संवैधानिक या अवैध है कि नहीं। यानी अगर किसी राज्य द्वारा बनाए विधि या कानून के द्वारा किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है तो उस संबंध में उस विधि की न्यायिक समीक्षा करने को वो न्यायालय बाध्य है, और अगर वो गैर संवैधानिक है तो उसे आपको गलत विधि घोषित कर देगा और वह विधि शून्य माना जाएगा। जबकि डीपीएसपी के संबंध में ऐसा नहीं है कि अगर राज्य कोई विधि बनाता है जिसमें डीपीएसपी के विधान या उनके प्रावधान को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, जो कि डीपीएसपी का मोटो है कि आपको इस तरीके से, यानी इस पॉइंट को कंसीडर करके विधान बनाना है, वो इग्नोर भी करता है तो भी उसको लागू करने के लिए, यानी उस वे से कानून बनवाने के लिए कोर्ट बाध्य नहीं है, ठीक है। उसे लागू करवाने के लिए कोर्ट बाध्य नहीं है। ये संबंध, ये एक दूसरे के अपोजिट है। अब देखते हैं मूल अधिकार मूल है। मूल का अर्थ क्या हो गया कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे बेसिक है, ठीक है ना। इनका होना ही कंपलसरी है सबसे ज़्यादा, इसलिए मूल अधिकार डीपीएसपी से ज़्यादा प्रभावी होते हैं। अगर नॉर्मल कंडीशन में देखें कि कोई विधान बनता है जिससे आपका मूल अधिकार का हनन नहीं होता लेकिन डीपीएसपी का हनन होता है, तो इस संबंध में मूल अधिकार आपका लागू रहेगा। वही उसी विधान से अगर मूल अधिकार का हनन हो रहा है जबकि डीपीएसपी लागू हो रहा है, तो उस हिसाब से अगेन जो कानून है उसको शून्य बना देगा, कोर्ट उसे शून्य घोषित कर देगा, क्योंकि मूल अधिकार का हनन होने पर उसे लागू करवाना कोर्ट की जिम्मेदारी है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि डीपीएसपी ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं मूल अधिकार से। किस कंडीशन में देखते हैं। देखिए, मूल अधिकारों और डीपीएसपी के टकराव की स्थिति में संसद, ध्यान रहे संसद ना कि विधानमंडल, डीपीएसपी को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है बशर्ते, यानी आर्टिकल 12 से 35 में किसी के आर्टिकल में संशोधन कर सकती है बशर्ते इस संशोधन से संविधान के मूल ढांचे विशेषता में परिवर्तन ना हो। एग्जाम्पल के लिए देखिए आर्टिकल 42 प्रसूति सहायता भत्ता, ठीक है। यानी महिलाओं को डिलीवरी के समय सरकार और जो प्रावधान करती है उसमें क्या होगा, पुरुष को ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इस संबंध में क्या हुआ, आर्टिकल 15 का उल्लंघन हो गया, लिंग के आधार पर समानता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए आपको हेल्थ की उन्होंने कानून बनाया और आर्टिकल 42 को लागू कराने के लिए अलग से कानून बना सकती है, जिसमें वो आर्टिकल 15 में कोई संशोधन ऐसा कर सकती है जिसमें इस कंडीशन में ये विधि आपकी मूल अधिकार का हनन नहीं करेगी, ये मान लेंगे, और उस हिसाब से डीपीएसपी लागू हो जाएगी। तो लेकिन वो संशोधन इस तरह होना चाहिए कि जो संविधान के मूल ढांचे हैं उसमें डिफरेंस ना कर दे। मूल ढांचे यही हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे मौलिक अधिकार, ये क्या है, संविधान का एक मूल विशेषता है, मूल ढांचा इसको कहते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने डिफिनीशन दिया है कि मूल विशेषता संविधान की क्या है और वो किसी भी तरह से संशोधन नहीं किया जा सकता, जिसमें क्या है, नागरिकों को अधिकार दिए गए मौलिक अधिकार। अब किसी संशोधन द्वारा अगर ये हो कि नागरिकों का मौलिक अधिकार ही छीन लिया जाए तो वो आपका हो गया मूल विशेषता में परिवर्तन होने लगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो कानून है जो मूल विशेषता का हनन करेगा वो अपने आप शून्य माना जाएगा आर्टिकल 13 के तहत न्यायिक समीक्षा जो होती है, ठीक है।
तो ये था आपका डीपीएसपी से संबंधित लास्ट पार्ट। हम लोगों ने डीपीएसपी को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में अलग अलग कंसीडर से पढ़ा था। इस वीडियो में बस इतना ही, और डीपीएसपी से संबंध में भी बस इतना ही था पॉइंट। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे भाग 4.1 यानी आर्टिकल 51 जिसमें है मूल कर्तव्य के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।